ली थी हमने, और फिर हमने लास्ट क्या बात पढ़ी है? अच्छा 23 मिले, इतना ही लिखा है, ठीक है। अब एक नोट लगाना है अपने को इसी में। नोट लगा के हम लिखेंगे 1 अप्रैल 1993 को 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान की 3 सहकारी मिलों को तथा 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान की 3 सहकारी मिलों को तथा एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल को तथा गुलाबपुरा जिनिंग मिल को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई। स्पिन फेड की स्थापना की गई। प्रश्न आता है कि स्पिन फेड किससे संबंधित संस्था है? तो स्पिन फेड वस्त्र उद्योग से संबंधित एक संस्था है, जिसका निर्माण किससे किया गया है? 3 सहकारी मिल तथा एक उसके अंदर गुलाबपुरा जिनिंग मिल को मिलाकर के इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। 4 मिलों से मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या पूछा जाता है? फिर पूछा जाता है कि इस स्पिन फेड का पूरा नाम क्या है? स्पिन फेड का पूरा नाम, स्पिन फेड का पूरा नाम, तो पूरा नाम लिखेंगे राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ, ये नाम पूछा जा चुका है पेपर में। ये नाम हमें ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई है। ऐसे जो प्रश्न है ना, ये थोड़े से गहरे प्रश्न है, नॉर्मल पेपर में ये आते नहीं है। ये या तो कोई आरएएस के पेपर में आते हैं ऐसे प्रश्न, या आरएएस के लेवल का जैसे कोई एसआई का पेपर है उसमें आता है। पशु परिचर में आने को तो क्या है, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा प्रश्न पूछेगा। पशु परिचर में तो इतने लेवल का प्रश्न आता नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, काम की बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगली बात करते हैं इसके बाद में। अब ये तो मिलें तो हमने देख ली, इसकी संस्था देख ली, सहकारी मिल देख ली। अब क्या है, राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अपने स्तर पर संस्थाओं की स्थापना कर रखी है, जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर या एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है कि सूती वस्त्र को हमें अच्छा किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें डिजाइन किस प्रकार से दे सकते हैं, फाइबर का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ संस्थाएं जो हमसे पूछी जाती है, तो हम एक तो नोट करते हैं इसमें। लिखिए वस्त्र उद्योग से, पहले तो हेडिंग लगा देते हैं, वस्त्र उद्योग से संबंधित, वस्त्र उद्योग से संबंधित संस्था। जैसे पहली संस्था हम पढ़ते हैं इसमें, 1 नंबर पे नोट करेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर,
कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये स्थापित किया गया है भीलवाड़ा के अंदर। कंप्यूटर के माध्यम से कपड़ों में डिजाइन देने का जो काम सिखाया जाता है उसका सेंटर कहां पर है? उसका सेंटर भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। दूसरी बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है, राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल पार्क होता क्या है। टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा, पार्क का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर देना कि उसके अंदर जो भी काम चलेगा वो सारा का सारा काम कपड़े से संबंधित ही चलेगा और मॉडर्न तरीके से चलेगा। हाईटेक का मतलब मॉडर्न हो गया, तो लिखेंगे राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क। राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, इसे स्थापित किया गया है सिलोरा किशनगढ़ के अंदर। सिलोरा क्षेत्र पड़ता है किशनगढ़ के अंदर, और किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अजमेर के अंदर है। एक ये बात हम ध्यान में रखेंगे, हमें राजस्थान के भूगोल में बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखना कि विश्व की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भारत की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, उत्तर भारत की वस्त्र नगरी कौन सी है, दक्षिण भारत की वस्त्र नगरी कौन सी है। राजस्थान भूगोल में प्रश्न आएगा नहीं। राजस्थान में भूगोल में प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान की नवीनतम वस्त्र नगरी कौन सी है, ये प्रश्न आएंगे राजस्थान में। तो हम आगे इसमें एक दो बातें और नोट करनी है। जैसे एक नोट कीजिए आप इसके अंदर, यार्न बैंक। यार्न बैंक, यार्न बैंक क्या होता है? यार्न बैंक का हमें ध्यान में रखना है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। यार्न बैंक होता है जैसे जैसे कपड़ा बनने से पहले धागा बनाया जाता है ना, और धागे की कीमत एक सी रहे, न तो ज्यादा बढ़े न ज्यादा घटे। धागे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान के अंदर जो बैंक बनाया गया उस बैंक का नाम क्या है? यार्न बैंक। पूछा तो यही जाएगा कि यार्न बैंक कहां है, तो भीलवाड़ा के अंदर है। आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि धागे की कीमतों को स्थिर करने हेतु किस बैंक का निर्माण किया गया है राजस्थान में? तो यार्न बैंक का निर्माण किया गया है। यार्न बैंक स्थित कहां है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। 2009 के अंदर 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट के अंदर अपने जो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का अवार्ड दिया था। पूछा भी जाता है कई बार कि राजस्थान में वस्त्र निर्यातक नगरी का अवार्ड कौन से जिले को मिला हुआ है? कौन से जिले को मिला हुआ है? भीलवाड़ा को मिला हुआ है। तो हम एक बात नोट करते हैं इसमें, 2009 में, तारीख को याद रखनी जरूरी नहीं है, 26 जनवरी है तारीख 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा दिया। कब दिया? 2009 में दिया। और कौन से जिले को दिया? भीलवाड़ा को दिया। दिया किसने? केंद्र सरकार ने दिया। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, तो हम नोट कर देंगे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं।
राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। नोट कर दिया सभी ने, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। दूसरा हम नोट करते हैं इसी में, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, या इसे बोल देते हैं दूसरा मैनचेस्टर राजस्थान का। यह है भिवाड़ी। हाँ, भिवाड़ी राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर है भिवाड़ी। और यह प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया गया। भिवाड़ी क्या, भिवाड़ी पड़ता है वर्तमान, पहले तो अलवर में था, अब वो जिले अलग बन गए, तो खेरथल तिजारा के अंदर है। खेरथल तिजारा में, खेरथल तिजारा जो जिला है ना, उस जिले के अंदर पड़ता है खेरथल तिजारा। लिख लो ब्रैकेट में। बाकी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि भिवाड़ी कौन से जिले में, प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भिवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान की मिनी मुंबई, राजस्थान की मिनी मुंबई पाली। राजस्थान की मिनी मुंबई किसे कहते हैं, पाली कहते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर वस्त्रों का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा पे होता है और वस्त्र उद्योग का पहले विकास ही कहां हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। देखो दूसरा मैनचेस्टर वैसे बनने का मतलब नहीं होता इसमें मान लो कि जैसे सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग का विकास भीलवाड़ा के अंदर अच्छी तरह से हुआ था, इसलिए हमने भीलवाड़ा को क्या नाम दे दिया, किसी को ढंग के आदमी ने नाम दे दिया कि ये तो राजस्थान का मैनचेस्टर है ना। फिर वस्त्र उद्योग के भीलवाड़ा के अलावा कहां पर विकसित हो गया बड़ी मात्रा के अंदर, भिवाड़ी। वर्तमान में क्या है, जो वस्त्र का निर्माण है वो भीलवाड़ा से ज्यादा मात्रा के अंदर भिवाड़ी में हो रहा है, इसलिए ये तो पहला हो गया। इसके बाद में जहां वस्त्र उद्योग ज्यादा विकास हुआ उसे क्या बोल दिया, दूसरा मैनचेस्टर बोल दिया। बाकी मैनचेस्टर के एक जगह इंग्लैंड के अंदर जहां पर विश्व में सबसे पहले वस्त्र निर्माण प्रारंभ हुआ था, इसलिए उसे वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। अब जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं, दिल्ली को बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं, है ना। फिर उत्तर भारत के अंदर कानपुर आता है, कानपुर में वस्त्रों का अच्छा निर्माण होता है तो उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर जाते हैं, धागे का निर्माण ज्यादा होता है, उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोल देते हैं। वैसे राजस्थान में जहां जहां उद्योगों का विकास हुआ, पहले जहां हुआ वो पहला मैनचेस्टर हो गया, जहां बाद में विकास हुआ उसका दूसरा नाम दे दिया, दूसरा मैनचेस्टर हो गया। इस प्रकार से आते हैं यहाँ पे। तो अगली बात हमें नोट करते हैं, जैसे अगला उद्योग, ये इस उद्योग में इतनी बातें अब खूब है, हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पहला उद्योग कब लगा था, पहला उद्योग कब लगा था, वस्त्र उद्योग राजस्थान में 1889 के अंदर किसने लगाया था, खीवराज राठी ने, कर्नल डिक्सन ने। और हम ये भी कह दें कि खीवराज राठी का बेटा कौन था, दामोदर दास राठी, तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन सही तो खीवराज राठी है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कारखाने कितने लगे, 6 कारखाने लगे। 6 कारखाने याद रखने, आजादी से पहले कौन कौन से लगे उनके नाम याद रखने। सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें कौन सी है, उन 3 मिलों का नाम याद रखना है, ठीक है। और बाद में ये जो 4-5 बातें हमने ये पढ़ी है, एक वो बात में ध्यान रखनी है, 1993 वाली स्पिनफेड का जो गठन किया गया है, स्पिनफेड का पूरा नाम और स्पिनफेड का गठन कब किया गया, ये बातें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब हम अगला उद्योग पढ़ते हैं, वस्त्र उद्योग के अंदर ये तो अब तक तो जो हमने पढ़ा वो तो सूती वस्त्र था। जब सर्दी होती है तो कौन से वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र। तो दूसरा उद्योग लिखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग, या ऊन उद्योग लिख दें अपने, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग लिखेंगे तो भी क्या है, सारी चीज उसमें शामिल हो जाएगी, ऊन से जो जो वस्तुएं बनती है वो इसमें शामिल हो जाएगी, ऊन उद्योग।
देखो, ऊन उद्योग की जब बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि राजस्थान में ऊन उद्योग के विकास होने का मुख्य कारण क्या है। भी राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ऊन का उत्पादन क्यों होता है? भेड़ है, ये बात भी सही है, लेकिन मैं ऐसे कहूं कि राजस्थान में भेड़ ही क्यों है, भैंसें क्यों नहीं पाली इतनी जितनी भेड़ है? गर्मी क्या है, बहुत है। तो गर्मी तो मैं कहूं कि केरल में हमसे ज्यादा है, वहां क्यों नहीं पाली भेड़े? वहां तो गर्मी पड़ती है, हमारे तो कुछ सर्दी भी तो है, वहां गर्मी गर्मी। तो इसका कारण है कि राजस्थान के अंदर शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र ज्यादा है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र है। फसलें उन क्षेत्रों में बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो आर्थिक जीवन को चलाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? भेड़ बकरियों का सहारा लिया जाता है। ये सही उत्तर निकल के आता है इसका। तो लिखते हैं ऊन उद्योग में पहली बात लिखते हैं, लिखिए राजस्थान में भेड़ पालन हेतु, राजस्थान में भेड़ पालन हेतु मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय, मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय दशाएं भेड़ पालन हेतु, भेड़ पालन हेतु उपयुक्त है। भी इस दशा के अंदर भेड़ को अच्छी प्रकार से पाला जा सकता है, इसलिए यहां पर भेड़ों का पालन ज्यादा किया जाता है। फिर अपनी बात करें कि भारत के अंदर जब कुल ऊन उत्पादन की बात आती है तब उस ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, और लगभग राजस्थान भारत की 45% ऊन का उत्पादन करता है, लगभग 45%। तो हम लिखेंगे राजस्थान, राजस्थान भारत की कुल ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान भारत की कुल ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है, और लगभग हम कह सकते हैं कि 45% ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है। और फिर दूसरी बात कि ऊन का उत्पादन जहां ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है कि वहां ऊन, भेड़ का पालन ज्यादा है, वहां ऊन का उत्पादन ज्यादा होगा। ऊन का उत्पादन ज्यादा होगा तो ऊन एकत्रित करने की मंडी का भी वहां पर क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहां है? बीकानेर में है। तो हम नोट करेंगे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संस्थाओं की जो ऊन से वस्त्र का या किसी नमदे का जो भी सिस्टम होता है उनका क्या करती है? निर्माण करती है। और प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न बस इन गिनी सुनी बातों से आते हैं। 3-4 संस्थाएं, उन संस्थाओं से आते हैं। ये संस्था कहां पे है, स्थान कौन सा है, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, राजस्थान में भेड़ का पालन ही क्यों किया जाता है, ये 5-4 प्रश्न बनते हैं। तो नोट कर देते हैं हम। अगली बात लिखते हैं ऊन विधायन ग्रह, ऊन विधायन ग्रह, ऊन विधायन ग्रह। विधायन का मतलब हो गया कि ऊन से जो सिस्टम आगे बनता है उसकी विधि जो कुछ सिखाई जाती है वो कहां पर है? तो ऊन विधायन ग्रह कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है ऊन विधायन ग्रह।
ऊन विधायन गृह कहाँ है? भीलवाड़ा में है। दूसरी बात हम करते हैं ऊन विधायन गृह के बाद, इसमें 2 नंबर पे हम नोट करेंगे स्टेट वुलन मिल। स्टेट वुलन मिल, ये स्टेट वुलन मिल है, इसे बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। राज्य सरकार की ये मिल है, स्टेट वुलन मिल, बीकानेर। फिर हम राजस्थान में एक संस्था पढ़ते हैं राजसिको। राजसिको का नाम सुना होगा आपने। राजसिको भी ऊन से संबंधित कार्य देखती है। राजसिको के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसी राजसिको की सहायता से राजस्थान के अंदर ऊन की फैक्ट्रियां संचालित है, एक तो लाडनू के अंदर और एक चूरू के अंदर। उन फैक्ट्रियों को अपने इस नाम से जानते हैं, तो उन्हें जानते हैं वस्ट्रेड ऊन फैक्ट्री। 2 फैक्ट्री हैं ये, एक तो कहां पर है, एक तो है चूरू में और एक है लाडनू के अंदर। और राजसिको के सहयोग से इनका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, या राजसिको से सहायता प्राप्त करती है ये संस्था। जो ऊन फैक्ट्री है, जो 2 फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री तो चूरू के अंदर लगी हुई है, दूसरी लाडनू के अंदर लगी है। लाडनू वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन जिले में आ जाता है, लिखना चाहो तो। आगे बात करें इसके बाद, विदेश आयात निर्यात संस्थान। सारी ऊन भारत में ही रखते हैं क्या? विदेश आयात निर्यात संस्थान, ऊन से संबंधित जो संस्था है, इसका मुख्यालय है कोटा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे भी। ये सारे जो ये 3-4 बातें लिखी हुई है, ये सारी बातें पूछी जाती है और कोई नई बात है नहीं इसमें, ये रिपीट होती है हर बार। कोई टफ क्वेश्चन बनाना हो तो 4 एक साथ पूछ लेते हैं, नॉर्मल पेपर में पूछना होता है तो एक ही बात पूछ लेते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। अगली संस्था पढ़ते हैं अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। 5 नंबर संस्था के रूप में लिखते हैं अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। 1987 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। फिर ऊन से बनाए जाते हैं गलीचे, और गलीचों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है बीकानेर में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर। सन तो ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सन पे तो कोई मत ध्यान दो, भले स्थान याद रखना है। कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर। अगला लिखते हैं हम वुलन कॉम्प्लेक्स। हाँ, वूल यानी कि ऊन से संबंधित कॉम्प्लेक्स। ब्यावर के अंदर एक स्थान पड़ता है नर्मद खेड़ा, वहां पर है वुलन कॉम्प्लेक्स। वुलन कॉम्प्लेक्स नर्मद खेड़ा, ब्यावर में।
और एक याद रख लेते हैं हमें, ऊन की सर्वाधिक मिलें, ऊन की सर्वाधिक मिलें, तो ये मिलें भीलवाड़ा में। सबसे ज्यादा ऊन की मिलें कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में लगी हुई है। ऊन की सर्वाधिक मिलें भीलवाड़ा जिले में। ये अपना एक और उद्योग कंप्लीट हो जाता है, ऊन उद्योग। गलीचे कहां के प्रसिद्ध है? एक बार ये कल्चर में प्रश्न आया था। गलीचे कहां के प्रसिद्ध है? गलियाकोट का तो वो रमकड़ा उद्योग है। बीकानेर की जेल के प्रसिद्ध नहीं है क्या? एक बार प्रश्न आया था कि गलीचे कहां के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की जेल के कैदियों के द्वारा बनाए गए गलीचे राजस्थान में प्रसिद्ध है। हस्तकला में देखेंगे हम, जब कल्चर पढ़ेंगे तब उसमें। ये हो गया अपने ऊन उद्योग। अगली हेडिंग लगाओ, ऊन उद्योग के बाद में 3 नंबर पे आप चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, पहले आज से लगभग मान के चलो आप कि आज से 100 साल पहले ना चीनी नहीं होती थी। लगभग मान लो 100 साल पहले हर घर में चीनी नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? उसके पीछे कारण था कि चीनी बनाने की मिलें ही नहीं थी। चीनी बनाते ही नहीं थे कोई लोग। तो क्या होता था? गुड़ होता था, सीरा बनता था, हलवा बनता था, गुड़ का बनता था। खीर बनती थी तो उसमें गुड़ होता था। चाय बनती थी तो सिर्फ गुड़ की बनती थी। तो लोग बीमार भी कम होते थे, है ना? क्योंकि अब ये होता है, इसके अंदर रासायनिक तत्व मिले होते हैं चीनी बनाने के लिए। इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ लोग आज भी है जो चीनी की चाय नहीं पीते, गुड़ की चाय पीते हैं। बात कर लेते हैं चीनी उद्योग की। एक वो कहावत थी पीछे, पता नहीं कोई ऐसा कोई मामला आया था इधर चूरू के अंदर कि कोई एक किसान या कोई मजदूर परिवार का व्यक्ति था, वो सेठ से पता नहीं 2 रुपए की, पता नहीं 2.5 रुपए की शक्कर लेके आया था। आज से 100-150 साल पहले, 100 साल पहले कोई विवाह में लेके आया होगा, तब 2.5 रुपए की शक्कर लगी होगी। 2.5 रुपए बहुत ज्यादा होते थे उस समय। तो कहते हैं कि वो 2.5 रुपए में से वो क्या है 25 पैसे चुका नहीं पाया था उस समय, या भूल गया था, या जो भी सिस्टम था। तो कहते हैं कि उस साहूकार ने उस 2.5 रुपए को उस 25 पैसे का इतना बना दिया, आगे धीरे धीरे ब्याज पर चक्रवर्ती लगा लगा के आने वाली पीढ़ी से उसकी जमीन ही ले ली। तो एक कुछ शायद कहावत भी चली थी कि 25 पैसे की शक्कर के बदले है वो किसी व्यक्ति की जमीन भी चली गई। शक्कर का भाव देख लो। और पहले ऐसा ही होता था, ब्याज होता था ना, ब्याज साहूकार के हिसाब से ही होता था कितना ब्याज लगना है। वो फिल्में नहीं देखी पुरानी अमिताभ बच्चन वाली, उनमें लगाता है ना वो साहूकार, सावंती व्यवस्था को दर्शाता है वो। राजस्थान का कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। कृषि में हमें एक तो बात कर लें कपास की। तो कपास से तो क्या बनता है? कपड़ा बनता है। और राजस्थान के अंदर अगर किसी उद्योग में उपयोग की अपने बात करें बड़े स्तर पे, तो सबसे ज्यादा कपड़े की मिलें, और कपड़े की मिलों के बाद में राजस्थान में चीनी की मिलें, है ना? और चीनी है वो कपास से, यानी कि गन्ना है वो कपास से कम उत्पादित होता है। इसलिए जो चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित राजस्थान का कौन सा उद्योग हो गया? दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हो गया। तीनों क्षेत्रों के अंदर इसकी मिलें कार्यरत है, भले वो सार्वजनिक हो, भले निजी हो या सहकारी हो। तो लिखेंगे चीनी मिलें तीनों क्षेत्रों में
तीनों क्षेत्रों में कार्यरत। तीनों क्षेत्र हमने पीछे बात करके आए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है और सहकारी क्षेत्र है। तीसरी जो बात हम इसमें ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के अंदर गन्ना सबसे ज्यादा है, वो गंगानगर जिले में पैदा होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर गन्ना गंगानगर जिले में ज्यादा पैदा होगा तो चीनी भी कहां बनेगी, गंगानगर में ही ज्यादा बनेगी। तो एक बात हम नोट करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने व चीनी का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने व चीनी का उत्पादन, चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है, गंगानगर में होता है। उत्पादन कहां होता है? गन्ने का उत्पादन भी ज्यादा होता है और चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है। प्रमुख कारखानों की बात करते हैं तो प्रमुख कारखानों में सबसे पहले एक नंबर पे हम जो कारखाने की बात करते हैं, एक नंबर पे हम हेडिंग लगाते हैं द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। हाँ जी, ये चित्तौड़गढ़ में, हाँ भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कैसे, क्या हो गया सुंदरपाल, कोई है डाउट? उदयपुर में लिखनी है, हाँ तो फिर ठीक है, देख लो उदयपुर में लिखनी है तो लिख लो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। राजस्थान की पहली मिल है ये, राजस्थान की पहली चीनी मिल। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल। देखो इस मिल के इतिहास के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें, मेवाड़ शुगर मिल के बारे में, तो इसमें हमें जो बात मिलती है वो ये मिलती है कि ये जो मिल है ये दो व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में रही। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर, तब इसकी स्थापना की गई थी मेवाड़ इंडस्ट्रीज के नाम से, लेकिन बाद में उनके पास में पैसों की तंगी आ गई, इसलिए वो इस मिल को चला नहीं सके। इसलिए इस मिल को 1940 के अंदर मेवाड़ शुगर मिल के नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने खरीद लिया और इसका नाम क्या कर दिया, मेवाड़ शुगर मिल। तो कुछ किताबों में 1932 मिलता है, कुछ किताबों के अंदर 1940 मिलता है, लेकिन वो इसीलिए कि पहले इसका मालिक अलग था, बाद में इसका मालिक क्या हो गया, अलग हो गया। स्थापना 1932, जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम रखा गया था मेवाड़ इंडस्ट्रीज, मेवाड़ इंडस्ट्रीज। 1940 में इसका नाम क्या कर दिया गया, मेवाड़ शुगर मिल, इसका नाम कर दिया गया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम हमें किसी भी किताब के अंदर मिलता नहीं कि इस मिल की स्थापना किसने की थी, इसलिए हम किसी व्यक्ति का नाम यहां पर नोट नहीं करेंगे। और अपने देखें इसमें तो एक मिल अपने लगी गंगानगर के अंदर, द गंगानगर शुगर मिल। इसका इतिहास भी खूब लंबा चौड़ा है। कौन सी? मैंने तो ऐसा तो नहीं पढ़ा हुई, ले आना एनसीईआरटी देख लेंगे अपने, अगर लिखा है कहीं तो अपने भी पढ़ लेंगे। 2 नंबर पे नोट करते हैं द गंगानगर शुगर मिल।
एनसीईआरटी की कौन सी किताब में लिखा हुआ आ गया? चलो लेके आना, दिखाना फिर मेरे को, मैं कैसे वंचित रह गया उस किताब से, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लाना फिर देखते हैं। एनसीईआरटी की किताब में तो भाई होना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर एक बात ये भी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी के अंदर जैसे एनसीईआरटी किताबें अब चल रही है, तो उसमें जो राजस्थान भूगोल की किताब चलती है ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती है। बाकी सारी किताबें किसकी होती है? एनसीईआरटी की। जो जिस जिले के, जिस राज्य के अंदर हम रह रहे हैं, उसका ज्ञान की जो किताब होगी ना, स्पेशल उस राज्य की होगी, वो माध्यमिक, उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होगी। अपने अजमेर की लगती है एक किताब जो अपने पढ़ते हैं, 10वीं की क्लास संस्कृति वाली आती है, ऐसे 11वीं की भी आती है, 12वीं की राजस्थान भूगोल आती है। ये सारी किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो अपने देख लेंगे क्या है इसमें। हाँ, अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। द गंगानगर में अपने शुगर मिल की स्थापना। तो इस मिल की स्थापना होती है 1945 के अंदर। 1945 में निजी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना। 1945 में निजी क्षेत्र में स्थापित, निजी क्षेत्र में स्थापित। 1946 में यह उत्पादन प्रारंभ करती है। उन्नीस सौ 1946 में इस मिल के द्वारा चीनी का उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर 1956 के अंदर इसे सार्वजनिकरण कर दिया इसका। 1956 में मिल का, या मिल को सार्वजनिक क्षेत्र की, मिल को सार्वजनिक क्षेत्र की घोषित किया गया। पहले तो किसी व्यक्ति विशेष की थी, अब ये मिल क्या हो गई? अब ये सरकारी मिल होगी। सरकारी मिल के रूप में कब अस्तित्व में आई? 1956 के अंदर ये अस्तित्व में आई। 1968 के अंदर यहां पर दो काम शुरू होते हैं। 1968 में एक तो काम क्या शुरू होता है, यहां पर चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ट्रायल के रूप में इसे लगाया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ भाई। ये क्या हो गया? असफल हो गया। कुछ दिनों बाद में इस चकुंदर वाले कारखाने को तो बंद कर दिया कि चकुंदर या तो पूरे होते नहीं है, इतनी खेती नहीं होती अपने क्षेत्र के अंदर, बाहर से लाते हैं तो महंगे पड़ते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया। दूसरा, यहां पर शराब बनाने का कारखाना स्थापित किया गया 1968 में। वो सही चला और खूब चला, वो पूरे राजस्थान में आज इसी से सप्लाई होती है ना। तो लिखेंगे इसमें राजस्थान का प्रथम शराब बनाने का कारखाना, राजस्थान का प्रथम शराब बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। वर्तमान के अंदर राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है, आर्थिक सहायता पहुंचती है, वो इसी उद्योग से पहुंचती है, शराब उद्योग से सबसे ज्यादा। इसीलिए तो राजस्थान के अंदर शराब को बंद नहीं कर रहे, नहीं तो गुजरात की तरह बंद भी तो किया जा सकता है। अपने राज्य चलते ही इससे, इसको बंद कर देगा तो देश की जो अपने राज्य की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। एक दिन बंद कर देना तो मेरे हिसाब से करोड़ों का घाटा लगता है राज्य सरकार को। और दूसरी बात, अगर बाई चांस बंद कर दे, जिस सरकार ने बंद किया तो उसकी सरकार ही नहीं बनेगी दोबारा कभी, ऐसा भी हो सकता है। देखो अब इसमें और क्या बात ध्यान में रखनी है हमें,
एक बात तो इसमें हमें ध्यान में रखनी है कि यहां जो कचरा होता है, गन्ने से जो कचरा प्राप्त होता है ना, उस कचरे का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक तो अपने बोल सकते हैं कि पशु आहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पशु आहार। और उसके बाद में अगर कोई कचरा बच जाता है तो उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये दो काम किए जाते हैं। देखो काम तो कई हुए यहां पे। पहले गन्ने से बनाते हैं चीनी, चीनी के बाद में जो कचरा बच जाता है उससे बना लेते हैं शराब, शराब बनाने के बाद में जो कचरा बनता है उससे बना लेते हैं पशु आहार, और इसके बाद में जो कचरा बच जाता है उससे क्या बना लेते हैं? विद्युत बना लेते हैं, लाइट बना लेते हैं। यानी कि गन्ने का पूरा उपयोग होता है यहां पे। तो नोट कर लेते हैं इसमें। यहां पशु आहार तथा विद्युत उत्पादन संयंत्र भी स्थापित है, जो इनका खुद का है, मील का। और एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि 2016 में इस मील को कमीनपुरा में, कर्णपुर में पड़ता है ना ये, कर्णपुर में स्थापित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। पहले गंगानगर में थी, वर्तमान में कौन से गांव में संचालित है ये मील? कमीनपुरा के अंदर। नई पूरा का पूरा उद्योग ही है, वो सारी संस्था वही है, उद्योग सारा क्या लगा दिया इन्होंने? नया लगा दिया। 2016 के अंदर इसे स्थापित किया था। तब यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था, इसलिए विरोध नहीं किया था कि मील हमारे गांव में लगा दी, अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा, कि आपने गांव का नाम कमीनपुरा क्यों रखा, इसलिए विरोध किया था। इनके गांव का नाम कुछ अलग था पहले, जो नहर के जैसे चक होते हैं ना, वैसे नाम था इसका। बाद में सरकार ने इसका नाम कर दिया कमीनपुरा। लोगों ने कहा कुछ और रख देते, कम से कम कमीनपुरा तो मत रखो, लेकिन वही है नाम, कोई चेंज नहीं किया सरकार ने। तो ये अपने कौन सी मिल हो गई। अब एक अपने जब आगे कांच उद्योग पढ़ेंगे तो कांच उद्योग के अंदर अपने धौलपुर के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है। उस फैक्ट्री का नाम है, धौलपुर के अंदर द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री नाम से कारखाना लगा हुआ है। वो कारखाना कांच का कारखाना है और कांच की बोतलों का निर्माण किया जाता है वहां पे प्रमुख रूप से वर्तमान में। और वो कांच की बोतल का उपयोग है वो गंगानगर शुगर मिल के अंदर किया जाता है ना। और वो फैक्ट्री भी वर्तमान में कौन सी मिल के अधीन आती है? गंगानगर शुगर मिल के अधीन आती है। तो एक बात नोट कर दीजिए कि अपने जोधपुर ने धौलपुर की द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर की द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री वर्तमान में गंगानगर शुगर मिल का उपक्रम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अधीन कार्य करती है, ये भी लिख सकते हैं। और ये प्रश्न अब से पहले पेपर में एक बार छप चुका है कि जो धौलपुर की ग्लास फैक्ट्री है वो कौन सी मिल के अधीन कार्य कर रही है। तो वो गंगानगर शुगर मिल के अधीन कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ जो शराब उत्पादित की जाती है उसकी कांच की बोतलों का निर्माण ये फैक्ट्री करती है। ये इसमें ध्यान रखनी है बात। हाँ, तीसरी मिल लिखिए इसके बाद, उदयपुर चीनी मिल। उदयपुर चीनी मिल
उदयपुर चीनी मिल उदयपुर, उदयपुर चीनी मिल उदयपुर 1976 में स्थापित हुई थी। एक मील और लिख दीजिए आप इसके बाद। 4 नंबर मील है ना, 4 नंबर मील में आप लिख दीजिए केशवराय पाटन शुगर मिल। इधर लिख देते हैं उदयपुर चीनी मिल, तीसरी है उदयपुर चीनी मिल और एक है केशवराय पाटन शुगर मिल। केशवराय पाटन पड़ता है बूंदी में। क्या चीज है? गंगानगर नहीं, अंग्रेजी भी बनाती है। नाम लिखने लिखा देते हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर, नाम ही इंग्लिश है, देख लो, इंग्लिश ही होगी फिर। केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी के अंदर है। हाँ जी, क्या चीज है? बोलो। मैंने जाके देखा नहीं, बनती है, उससे पूछ लो, उससे संपर्क कर लेना। सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल, ठीक है। ये अपने चीनी उद्योग है, ये कंप्लीट हो गया। चीनी उद्योग में हमें सिर्फ ये 4 ही कारखाने याद रखने हैं। प्रश्न सामान्य तो यही पूछा जाता है कि उदयपुर चीनी मिल कहाँ है, केशवराय पाटन मिल कहाँ है। गंगानगर वाली के अंदर 2-3 बातें पूछ ली जाती है। यही प्रश्न यहां से अपने बनते हैं। कल हम बात करेंगे अगले उद्योग की, वनस्पति घी उद्योग। आज इतना करते हैं। हाँ जी, शराब उद्योग है ही नहीं सिलेबस में, है नहीं सिलेबस में, ये इतना ही है।